मैं एक बड़े होटल में काम करता था। एक दिन एक महिला कस्टमर को मेरा काम इतना पसंद आया कि उसने मुझे ज्यादा सैलरी का ऑफर देकर अपने घर काम पर रख लिया, लेकिन वह मुझे काम के लिए नहीं बल्कि अपनी निजी जरूरतें पूरी करने के लिए अपने साथ ले गई थी। मुझे यह तब समझ आया जब उसने मुझसे अपना अंडरवेयर साफ करने को कहा। जब मैं कपड़े साफ कर रहा था तो वह धीरे धीरे अपना ड्रेस ऊपर खींचने लगी। उसे ऐसा करते देख मैं हैरान हो गया। तभी उस महिला ने अचानक मेरे हाथ से कपड़ा लेकर फेंक दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास खींच लिया और अगले 2 घंटे तक मुझसे। हेलो दोस्तों, आज के इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मनोज है और मैं एक होटल में काम करता हूं। आज एक अमीर औरत के कपड़ों पर गलती से सूप गिरा बैठा। डर कर मैं उसके कपड़े साफ करने लगा, क्योंकि अगर उसने मेरे मैनेजर से शिकायत कर देती तो मेरी नौकरी चली जाती। लेकिन उस औरत ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उस औरत ने उसी होटल में तुरंत एक कमरा बुक किया और मुझे अपने पास बुलाया। फिर वह अपने कपड़े मुझसे साफ करवाने लगी। कपड़े साफ करते समय अचानक उसने अपना ड्रेस घुटनों के ऊपर खींच लिया और मेरा हाथ अपने खुले पैरों पर रख दिया। फिर मैंने अपना काम किया और कमरे से बाहर निकल गया। वह औरत मुझसे कुछ और चाहती थी, लेकिन मैं एक साधारण वेटर था। वह अमीर औरत एक किसी आदमी के साथ होटल में आई थी, क्योंकि आज उनका एनिवर्सरी था। इसलिए मैं उनके एनिवर्सरी केक की ऑन ऑर्डर लेने जा रहा था। ऑर्डर लेने के बाद जब मैं केक लेकर आया और जिस टेबल पर मैंने केक रखा वह टेबल उसी औरत ने बुक किया था और वह आदमी उसके साथ चिपक कर बैठ था, मतलब वह आदमी उसका पति था। मैंने उनका एनिवर्सरी केक टेबल पर रखा और दूसरे टेबल की ऑन ऑर्डर लेने चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बाद फिर वह औरत होटल में आई। उस औरत ने अपनी ओन ऑर्डर देने के लिए मुझे ही बुलाया था। उसके साथ कुछ और औरतें भी थी। वे औरतें मुझे एक अलग निगाह से देख रही थी। ऐसे क्यों देख रही थी पता नहीं। न ऑर्डर लेते टाइम वह औरत के पैर में पैर फंस गया और मैं गिर पड़ा। उन औरतों को अपनी अमीरी पर बहुत गर्व था। शायद उन्होंने जानबूझकर मुझे गिराया था। मैं एक साधारण सा वेटर था, इसलिए ज्यादा कुछ कह नहीं सका। फिर बिल देते समय उस औरत ने मुझे टिप दिया और कहा, तुम्हारे जैसे हैंडसम लड़के को यह काम शोभा नहीं देता। फिर उसने मुझे अपना कार्ड भी दिया। मैंने मना किया तो वह औरत कहने लगी कि यह कार्ड मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूं क्योंकि तुम्हारा स्वभाव मुझे अच्छा लगा। अब तुमको किसी चीज की अगर जरूरत हो तो तुम मुझे इस कार्ड के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हो। उसी रात को होटल बंद होने के बाद मैं होटल के बाहर सो गया। उस शहर में मेरा कोई नहीं था, इसलिए मैं रोज रात होटल के बाहर फुटपाथ पर सोता था। अचानक एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। उसमें वही औरत थी जो कुछ समय पर पहले होटल में आई थी। वह 40 साल की औरत क्यों मेरे पीछे पड़ी थी मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उसने कहा तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। गाड़ी से उतरकर मेरे पास आई और बोली, वेटर तुम इस होटल के बाहर क्यों सो रहे हो। मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि मेरा इस शहर में कोई नहीं है, इसलिए मैं रोज रात होटल के बाहर फुटपाथ पर ही सोता हूँ। मेरी स्थिति देखकर उसके आंखों में मेरे प्रति दया दिखी। फिर उसने कहा, तुम्हें अगर कोई समस्या नहीं हो तो मैं तुम्हें रहने के लिए छत और इस काम से बेहतर पगार देने का काम दे सकती हूँ। कुछ दिनों से फुटपाथ पर सोने की वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। कभी कभी आधी रात को पुलिस की गाड़ी राउंड पर आ जाती थी। कई बार पुलिस ने मुझे चोर समझकर डंडे भी मारे थे। फुटपाथ पर रहना आसान नहीं था। मैंने उस औरत से पूछा कि क्या काम है मैम, आप मुझे ऐसा क्या काम देने वाली है जिसका आप मुझे अच्छा पगार देने को तैयार हो रही हैं। उस महिला ने कहा, मुझे अपने घर के लिए एक भरोसेमंद नौकर चाहिए और जो अच्छे से देखभाल करने वाला हो, और मुझे लगता है कि तुम में यह दोनों गुण हैं। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे तुम पर भरोसा हो रहा है। मेरे पिछले नौकरानी ने घर में चोरी की थी, इसलिए मैं किसी लड़की को काम पर नहीं रखना चाहती। पिछले कुछ दिनों में मैंने होटल में तुम्हारी ईमानदारी देखी है। तुमने कभी भी खुद से टिप नहीं मांगी और दी गई टिप भी जल्दी नहीं ली। मुझे लगता है कि अब तुम्हें एक सुरक्षित छत की जरूरत है और मुझे एक अच्छे नौकर की। अगर तुम मेरे साथ आओगे तो हमारी दोनों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। उस औरत की बातें मुझे सही लगी। फिर भी मैं सोच रहा था कि उसे हाँ कहूं या ना। तभी वहां पुलिस की गाड़ी आ गई। पुलिस की गाड़ी देखते ही मैंने उस औरत को तुरंत हाँ कह दिया। मेरी हाँ सुनते ही उस औरत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई।
फिर मैं उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ गया और हम चल पड़े। उसका घर एक महल जैसा था। वहां पहुंचते ही उसने मुझे मेरा कमरा दिखाया। उस कमरे में मेरे उम्र के लड़के के कपड़े भी थे। अब वह औरत मेरी मालकिन बन गई थी। फिर उसने मुझे हाथ पैर धोने के लिए कहा। मुझे एक अलग बाथरूम के साथ कमरा दिया। हाथ पैर धोकर और कमरे में रखे दूसरे कपड़े पहनकर मैं बाहर आया। मालकिन ने मेरे लिए खाने का थाली तैयार किया। मुझे भूख नहीं थी क्योंकि मैंने होटल में खाना खा लिया था, लेकिन मालकिन ने जोर देकर मुझे खाना खाने के लिए कहा। खाना खाकर मैं अपने कमरे में सोने चला गया। अगले दिन से मैंने अपना काम शुरू किया। घर की सफाई, नाश्ता वगैरह सब कुछ मैं करने लगा था। सुबह सुबह मालकिन छोटे कपड़े पहनकर जॉगिंग के लिए निकलती थी। जब वह जॉगिंग से वापस आई तो पसीने से लटपट रहती थी। आज जॉगिंग से लौटते ही वह अपने कमरे में गई। कुछ समय बाद उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। अंदर जाते ही मैंने देखा कि वह अब भी छोटे कपड़ों में थी। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। फिर उन्होंने मेरे हाथ में ठंडी पाउडर का डिब्बा दिया और कहा, मेरी पीठ और गर्दन पर यह पाउडर लगा दो। उनकी पीठ और गर्दन पूरी तरह से लाल हो गई थी। पसीने के कारण उन्हें खुजली हो रही थी। मालकिन बिस्तर पर लेट गई। जब मैं उन्हें पाउडर लगा रहा था तब उन्होंने कहा, तुम्हारे हाथ का स्पर्श बहुत अच्छा लग रहा है। उनके बोलने पर मैंने कुछ नहीं कहा। अपना काम करके मैं बाहर आ गया। कुछ समय बाद मालकिन अपने कमरे से बाहर आई और मेरे हाथ का बना नाश्ता खाकर बहु खुश हुई। फिर उन्होंने कहा, मैंने बिल्कुल सही नौकर चुना है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक मालकिन को उल्टियां होने लगी। उन्होंने जो नंबर दिया था उस पर मैंने कॉल किया। वह नंबर उनके डॉक्टर का था। डॉक्टर घर आकर उन्हें देख कर गए। मालकिन को बाहर का खाना खाने से समस्या हो गई थी। उन्हें बाहर के टपट खाने की आदत थी। डॉक्टर ने जो दवाइयां लिखी थी वह मैं ले आया। डॉक्टर के जाते ही मैंने मालकिन से कहा, मालकिन आपके पति को फोन करना चाहिए, लेकिन मालकिन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे इतना कुछ नहीं हुआ है, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ और अब तुम भी तो मेरे साथ हो। मालकिन को उनके पति से बहुत नाराजगी थी, ऐसा मुझे लगा। उनकी बीमारी के दौरान मैंने उनकी बहुत देखभाल की। पिछले 2 दिन तो मैं उनके ही कमरे में सोया था। अब धीरे धीरे उन्हें अच्छा लगने लगा था। उस दिन मैं उन्हें अपने हाथ से सूप पिला ला रहा था। उन्होंने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उन्होंने मुझे अपना झूठा सूप पिला दिया। फिर वह बोली, रंजीत तुम मेरी कितनी देखभाल करते हो। सच कहूं तो मुझे अब तुम्हारे जैसे व्यक्ति की जरूरत है। बात करते हुए मैंने उनसे उनके पति के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, मेरा पति हमेशा अपने काम में बिजी रहता है, सिर्फ शादी की सालगिरह पर ही घर आता है। एक दिन पत्नी को समय दिया तो उसे लगता है कि पत्नी को अब पूरे साल पति की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं ना। इतने बड़े घर में मैं दिन भर अकेली परेशान हो जाती हूँ, इसलिए मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर होटल में घूमने में समय बिताती हूँ। लेकिन अब मुझे वह भी अच्छा नहीं लगता। मुझे अब किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मुझे समझ सके। मेरे बच्चे भी शहर से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। इस घर में मैं अकेली ही पागलों की तरह घूमती रहती हूँ। बात करते करते मालकिन अपनी मर्यादा भूल रही थी, इसलिए मैंने उन्हें तसल्ली देकर उनके कमरे से बाहर निकल आया। अगले कुछ दिनों में मालकिन की तबीयत ठीक हो गई। उनकी तबीयत ठीक होते ही वे तैयार होकर शाम को बाहर जाने लगी। जब वे जा रही थी तो मैंने उन्हें टोका। मैंने कहा, मालकिन अभी अभी आप ठीक हुई हैं, अगर आप फिर से बाहर का खाना खाएंगे तो फिर से बीमार पड़ जाएंगी। इस पर उन्होंने कहा, बाहर मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। बाहर मैं कुछ ना खाऊं इसका ध्यान रखने के लिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। लेकिन अगर तुम समय समय पर मुझे टोकोगे तो मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी। मालकिन ने मुझे भी अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होने को कहा। मैं उनके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। आज पहली बार मैं एक 5 स्टार होटल में आया था और उस होटल में मैं वेटर नहीं बल्कि मालकिन के साथ मालिक की तरह खड़ा था। उस रात मालकिन ने काफी शराब पी ली थी। नशे में वे बार बार मुझसे सट रही थी। मालकिन को मेरे गले से लिपटे हुए देखकर वहां मौजूद एक औरत ने मुझसे कहा कि तुम्हारी शुगर मॉम तुमसे बहुत खुश दिखती है, कभी कभी शुगर मॉम बदल कर देखो। ऐसा कहकर उस औरत ने मेरे हाथ में अपना कार्ड रख दिया। फिर जैसे ही उस औरत ने अपना हाथ मेरे गाल पर फेरा, मालकिन उस पर भड़क पड़ी। इतनी
नशे में होने के बावजूद भी मालकिन को समझ आ गया कि उस औरत ने मुझ पर गलत नजर डाली थी। मालकिन शराब के नशे में धुत डगमगा रही थी, इसलिए मालकिन को लेकर मैं घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही मैंने उन्हें उनके कमरे में ले गया। तभी मालकिन पूरी तरह नशे में चूर बिस्तर पर गिर पड़ी। जैसे ही मैंने उन्हें बिस्तर पर लिटाया, वे उल्टी दिशा में मुड़ गई और उस समय उनका ड्रेस काफी ऊपर खिसक गया। यह देखकर मुझे बहुत शर्माई। मालकिन 40 साल की थी, लेकिन दिखने में जवान लड़कियों से कम नहीं थी। उनकी सुंदरता और गोरा रंग देखकर मेरा दिल धड़कने लगा, लेकिन जिस नज़र से मैं उन्हें देख रहा था वह मुझे सही नहीं लगा। मैंने खुद को संभाला और मालकिन के ऊपर कंबल डालकर उनके कमरे से बाहर चला आया। अगले दिन सुबह मालकिन उठी तो उनका सिर बहुत दर्द कर रहा था। मैंने उन्हें अदरक की कड़क चाय बना दी। चाय पीने के बाद मालकिन को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। फिर आज मालकिन पहली बार बाहर बगीचे में आई थी। जब मैं पौधों को पानी दे रहा था, मालकिन ने मेरे हाथ से पानी की पाइप ले ली और अपने हाथों से पौधों को पानी देने लगी। जब वे पौधों को पानी दे रही थी तो मैं अपना दूसरा काम करने चला गया। आज मुझे घर की बड़ी गाड़ी धोनी थी। गाड़ी पर फोम लगाकर मैं उसे धोने लगा। गाड़ी धोते समय पीछे से किसी ने मेरे ऊपर पानी फेंका। पीछे मुड़कर देखा तो वह मालकिन मुझ पर पानी मारने लगी थी। वह उस समय अलग ही मूड में थी। उनकी शरारत देखकर मैंने भी अपने हाथ में पकड़ी पानी की नली से मालकिन पर पानी फेंकना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे मेरी तरफ आने लगी। पानी पानी खेलते समय कब मेरे हाथ से मालकिन के ऊपर फोम लग गया, मुझे भी पता नहीं चला। तभी मालकिन अचानक बोली, स्टैचू, और मैं वहीं ठहर गया। फिर मालकिन ने मेरे शरीर पर भी फोम लगा दिया। उन्होंने तो अपने गाल पर लगे फोम को मेरे गाल पर घिसकर मुझे भी फोम में लपेट दिया। यह सब एक हिंदी बॉलीवुड फिल्म की तरह लग रहा था। जब मैं स्टैचू की स्थिति में था, मालकिन ने मेरे हाथ में पकड़ी पानी की नली से मेरे ऊपर पानी डालने लगी। अब हम दोनों साथ साथ भीग रहे थे। मालकिन उस समय मेरे बहुत करीब थी। उनके स्पर्श से मेरे शरीर में एक सिहर सी दौड़ रही थी, इसलिए मुझे नहीं लगा कि वे मुझे स्टैचू अवस्था से रिहा करेंगी। इसलिए मैंने खुद ही उनसे दूर जाने का फैसला किया। उस समय मैं भूल गया था कि वे मेरी मालकिन है और मैं उनका नौकर। उन्होंने मुझे स्वतंत्रता दी होगी, लेकिन मुझे अपनी सीमाओं में रहना चाहिए था। मैं उनसे दूर होकर सीधे अपने कमरे में चला गया। सुबह ही मैं नहाया था, लेकिन मालकिन ने मुझे भिगो दिया था, इसलिए मुझे फिर से नहाना पड़ा। मैं नहाकर बाहर आया तो मालकिन कहीं नहीं दिख रही थी। शायद वे अपने कमरे में थी। मैं खाना बनाने के लिए किचन में चला गया। मालकिन को खाना के लिए बुलाने उनके कमरे में गया। उनके कमरे में जाकर मैंने कहा, खाने के लिए बाहर आइए, लेकिन मालकिन ने कहा, खाना वाना छोड़ो, रात को हम होटल गए थे, मुझे उसके बारे में तुमसे बात करनी है। होटल में तुमने मेरे साथ क्या किया? मालकिन के यह कहते ही डर गया, क्योंकि वे बहुत गंभीर होकर बात कर रही थी। लेकिन मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया था, इसलिए मैंने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, हम होटल गए थे, आप नशे में धुत थी, मैंने आपको सही सलामत घर लाया और कुछ नहीं। मेरी बात पर मालकिन ने कहा, मनोज, बाकी तो तुमने सच कहा, लेकिन कुछ बातें तुमने अब भी नहीं बताई। मैंने कहा, बाकी बातें मतलब? तब उन्होंने कहा, कल मैंने पहली बार ड्रिंक नहीं किया था कि मुझे कुछ याद ना रहे। कल एक महिला आई और तुम्हें अपना कार्ड देकर गई और मैंने यह देखा था। क्या वह कार्ड अब भी तुम्हारे पास है? मैंने कहा, नहीं मैंने साहब, मैंने वह कार्ड वहीं फेंक दिया था। मुझे जो चाहिए था उससे भी बेहतर काम मुझे मिल चुका है। मुझे मेरी अपेक्षाओं से भी बेहतर मालकिन मिली है, तो मैं दूसरी जगह क्यों काम करूंगा? और वैसे भी वह औरत काम के बारे में नहीं बल्कि कुछ शुगर मॉम जैसी बातें कर रही थी। तभी मालकिन ने कहा, अगर तुम्हें शुगर मॉम के बारे में पता नहीं है तो यह तुम्हारे लिए अच्छा है। उस समय मालकिन की आंखों में मेरे लिए कुछ अलग ही भावनाएं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे मुझे कुछ कहना चाहती थी। बात करते करते मालकिन की आंखों में आंसू आ गए। वे कहने लगी, रंजीत, तुम पिछले कुछ दिनों से मुझे देख रहे हो। मेरा अकेलापन शायद तुम्हें समझ में आया हो। अरे मैं 40 साल की हूँ तो क्या हुआ, आखिर तो मैं भी एक औरत ही हूँ। अभी मैं बभी नहीं हुई हूँ, लेकिन मेरे पति को यह समझ में नहीं आता। उन्हें तो मेरी चिंता ही नहीं है। मनोज, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक एक मर्द का प्यार चाहिए और मुझे यकीन है कि तुम मुझे वह प्यार दे सकते हो। मालकिन ने अचानक यह
सब कहना शुरू कर दिया जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझे घर में काम के लिए नहीं बुलाया था, लेकिन उनके मन में मेरे लिए कुछ और ही चल रहे थे। फिर वे कहने लगी, अभी कुछ समय पहले मुझे तुम में वह चीज दिखाई दिया जो मुझे खुश कर सकता है। कुछ समय पहले जब हम पानी में भीग रही थे तब मुझे लगा कि मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति था जो मेरी परवाह करता था। मालकिन की सुंदरता मेरी आंखों में बसी हुई थी। अब वे खुद मुझे अप्रोच कर रही थी तो मैं कैसे मना कर सकता था। मेरे जैसे युवा लड़कों को ऐसी ही महिलाओं की जरूरत होती है जो हमें वह सुख दे सकती है जो हमें चाहिए, और हमारे गले भी पड़ेंगी, क्योंकि अंत में उनका ख्याल रखने वाला उनका पति होता ही है। उन्हें जो चाहिए था वह मैं उन्हें फ्री में दे सकता था। इसके लिए मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी। उन्हें जो चाहिए था उसमें मुझे भी सुख मिल रहा था, और उन्हें भी। कुछ समय के लिए मैंने और नाटक किया। मैंने मालकिन को दिखाया कि मैं यह सब नहीं जानता और मैं तैयार ही नहीं हूं। तभी मालकिन मेरे और पास आ गई। फिर उन्होंने कहा, मेरी कुछ सहेलियों ने मेरा अकेला देखकर कुछ लड़कों से मेरी मुलाकात कराई, लेकिन मुझे तुम में जो दिखा वह उनमें नहीं दिखा। अब मैं दिल से तुम्हारे साथ अपना सारा सुख दुख बांटने के लिए तैयार हूं, और चिंता मत करो, तुम्हारे साथ मैं अधिकतर अपनी खुशी ही बांटूंगी। तब मैंने मालकिन से कहा, मेरे प्रेम पर आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए। जब आप मेरे पास आएंगी तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। मुझे इस पर पूरा भरोसा है। मेरे इस जवाब पर मालकिन बहुत खुश हो गई और उन्होंने मुझे कसक गले लगा लिया और मेरा हाथ अपने शरीर पर फिराने लगी। अब वे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वे यह भी भूल गई कि खाने का समय हो गया है। फिर मैंने उनसे कहा, मेम जी, अब मैं आपका ही हूँ, पहले खाना तो खा लीजिए। मैंने उन्हें अपने कमरे में बैठने के लिए कहा और किचन में जाकर खाना लाया। मालकिन को मैंने अपने हाथों से पहला निवाला खिलाया। वे भी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया। मैंने कहा, अगर अभी मेरा पेट भर गया तो बाद में मेरी भूख मर जाएगी। मालकिन मेरी बात समझ गई थी। फिर उन्होंने मेरे द्वारा खिलाए गए कुछ निवाले खाए और फिर थाली को एक ओर रख दिया। उनकी उत्सुकता स्पष्ट दिख रही थी। जैसे ही हमने खाना खत्म किया, मालकिन ने मुझे बिस्तर पर खींच लिया और फिर अपना शरीर मेरे शरीर से रगड़ने लगी। धीरे धीरे हम दोनों की आंखें बंद होती गई। फिर मालकिन कुछ ही समय में मुझ में पूरी तरह से खो गई। फिर हम एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए। उस दिन शाम के 6:30 बजने के बाद भी मालकिन उठी नहीं थी। मैं उठकर उनके कमरे से बाहर चला गया। लगातार 4 दिन तक मालकिन मुझ में खोई रही थी। 7वें दिन उनका शरीर दुखने लगा। मैंने अपने हाथों से उनकी तेल मालिश की। मेरी मालिश से मालकिन खुश हो गई थी। अब जब मैं रसोई में काम कर रहा होता था, मालकिन मेरे साथ रसोई में काम करती थी। जब मैं पहली बार मालकिन से मिला था और अब की मालकिन में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा था। अब की मालकिन का चेहरा चमकदार और खुशी से खिला हुआ था। अब मुझे लगने लगा था कि मैं उस घर में काम करने वाला नौकर नहीं, बल्कि उस घर का मालिक हूँ। मालकिन का व्यवहार भी वैसा ही था कि मैं खुद को मालिक समझने लगा था। हर रात मैं उन्हें बादाम शेक देता था। उन्हें सोने से पहले कुछ मीठा खाने की आदत थी। मेरे हाथ का बना बादाम शेक उन्हें इतना पसंद आया था कि उन्होंने रोज ही मुझसे मांगना शुरू कर दिया था। मालकिन चेहरा से 40 साल की नहीं लगती थी, लेकिन चेहरे की सुंदरता के बावजूद उम्र के साथ हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। लेकिन मालकिन के मामले में मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। उनमें सच में युवा लड़कियों जैसी ऊर्जा थी। उस रात जब मैं उन्हें शेक देने गया, पिछले 2 दिनों से अपने कमरे में सो रहा था, क्योंकि वे भले ही थकती नहीं थी, लेकिन मैं तो थक गया था। उस रात जब मालकिन के कम में गया तो वे टेडी बियर को गले लगाए बैठी थी। वे जिस तरह से टेडी बियर को गले लगा रही थी, उससे कुछ अलग ही संकेत मिल रहा था। वे टेडी बियर को क्यों गले लगा रही थी, यह मुझे समझ आ गया था। टेडी बियर को एक तरफ रखकर वे मुझे अलग नजरों से देखने लगी थी। उन्हें क्या चाहिए था, यह मुझे समझ में आ गया था। मालकिन ने उस गुड़िया को एक तरफ किया और मुझे गले लगाने लगी। तब मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, मेम साहब, आज हम थोड़ा बात करें। इन्हें उनसे कहा कि पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में एक सवाल है, यह शुगर मॉम क्या होता है, आप मुझे बताओगी? तब उन्होंने कहा, शुगर मॉम मतलब कोई 46 से 48 साल की औरत और
उसका प्रेमी 27 से 28 साल का, जैसे हमारा रिश्ता है कुछ ऐसा ही। शुगर मॉम के पास ज्यादातर युवा लड़के ही आते हैं और उन औरतों को वैसे ही युवा लड़के ही चाहिए होते हैं। वे युवा लड़के उन औरतों को उनकी जरूरत का सुख देते हैं और वह औरतें उन लड़कों को उनके मनचाहे पैसे देती है। इसमें लड़के बड़ी आसानी से पैसे कमा लेते हैं। वे महिलाएं उन लड़कों से और भी बहुत कुछ कराती हैं। मैंने पूछा, बहुत कुछ मतलब क्या मेम साहब? उन्होंने आगे कहा, वे महिलाएं उन लड़कों से अपने मनचाहे तरीके से काम करवाती हैं। मेरी कुछ सहेलियां हैं जो अपना समय बिताने के लिए उन युवाओं से मनोरंजन करवाती है। फिर मालकिन ने कहा, मुझे भी वह मनोरंजन देखना है। तब मैंने कहा, ठीक है मालकिन। अगले दिन मालकिन ने मुझे उनकी एक सहेली के घर ले जाने का वादा किया। मालकिन ने बादाम शेक पिया और फिर सो गई। अगले दिन वे मुझे उनकी कुछ सहेलियों के घर ले गई। वहां मैंने देखा कि एक बड़ी उम्र की महिला के साथ एक 26 साल का युवक उसकी सेवा कर रहा था। वह महिला उसे बहुत बुरा बर्ताव कर रही थी। मुझे उस लड़के पर बहुत दया आ रही थी, पर मुझे समझ आया कि वह महिला उसे पर्याप्त पैसे देती है और इसी कारण वह सब कुछ सह रहा है। वहां मैं ज्यादा देर नहीं रुक सका क्योंकि वह देखना मेरे लिए सही नहीं था। मैं मालकिन को जल्द ही घर ले आया। घर पहुंचते ही हमें एक सुंदर लड़की नजर आई। मालकिन को देखते ही उस लड़की ने उन्हें मम्मा कहकर पुकारा। फिर मालकिन ने उसे गले लगाया। मालकिन से मिलने के बाद वह लड़की मेरी ओर देखने लगी। उसने मालकिन से मेरे बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा, यह हमारे घर का नया नौकर है। मालकिन की बेटी बोलने और व्यवहार में बहुत खुली थी। उसने मुझे अपना नाम बताया और हाथ मिलाते हुए उसने मेरा नाम भी पूछा। मैंने भी अपना नाम बता दिया। वह मुझे एकटक देख रही थी। उसने कहा, मनोज तुम अपने नाम की तरह ही तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम नौकर का काम कर सकते हो। तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत डैशिंग है। जितना जल्दी हो सके यह नौकर का काम छोड़ो और कुछ शिक्षा प्राप्त करो। मालकिन की बेटी मुझसे बात कर रही थी। तभी मालकिन के चेहरे पर जलन दिखाई दी। उन्होंने उसे मीठे बोल कहकर उसके कमरे में भेज दिया। उसके कमरे में जाते ही मालकिन बोलने लगी, यह बिना बताए घर कैसे आ गई? अब उनकी बेटी उन्हें सहन नहीं हो रही थी। 2 दिन बाद मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उन्होंने कहा, रंजीत मुझे तुमसे शादी करनी है। हम अब यहाँ से चले जाएंगे। जिस तरह मेरी बेटी तुमसे बातें कर रही है वह देखकर मेरे मन में डर पैदा हो गया है। तुम सिर्फ मेरे हो और इसलिए अब हम शादी करेंगे। पैसे की चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मुझे लगा कि मालकिन विवाहित है और इसलिए वे मेरे पीछे नहीं पड़ेंगी, लेकिन मेरा सोचा सब उल्टा हो गया था। मालकिन तो मुझसे शादी करना चाहती थी। उनकी जिद देखकर मैंने कहा, मालकिन मैं आपको अभी तुरंत अपने गांव नहीं ले जा सकता। हमें कुछ दिन इस शहर में ही रहना पड़ेगा। पर हम कहाँ रहेंगे? इस पर मालकिन ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरी एक सहेली है जो इन सब चीजों में माहिर है। वह हमारी मदद जरूर करेगी। मालकिन ने अपनी अलमारी में जितने भी पैसे और गहने रखे थे सब अपने बैग में भर लिए और मुझे लेकर घर से निकल गई। उनकी बेटी उस समय अपने कमरे में सो रही थी। उसे बिना बताए हम उस घर से निकल गए। मालकिन मुझे अपनी किसी सहेली के घर ले आई। उनकी सहेली भी उनकी उम्र की ही थी और दिखने में बहुत सुंदर भी थी। उसके घर में मैंने अपने ही उम्र का एक लड़का देखा। मालकिन की सहेली ने उस लड़के से हमारे लिए पानी लाने को कहा। वह बोली, यह मेरा नौकर है। फिर एक अलग कमरे में जाते ही मैंने मालकिन से पूछा, क्या आपकी सहेली का नौकर सिर्फ नौकर है या कुछ और? तब मालकिन ने कहा, उसने उस लड़के को पैसों का लालच देकर फंसा लिया था। मीनू का पति उसे कब का छोड़ चुका है। पैसों के बल पर मीनू उस लड़के से नौकर की तरह काम करवाती है। मालकिन ने मुझे मीनू के साथ रह रहे उस लड़के पर अत्याचारों के बारे में सब कुछ बताया। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी मालकिन अपनी सहेली जैसी नहीं थी। वे मुझसे सच में प्यार करती थी। मैं अपने भाग्य पर खुश था। उस रात मीनू के घर में मैंने सबके लिए बादाम शेक बनाया। मालकिन की सहेली को बादाम शेक बहुत पसंद आया। मालकिन बादाम शेक का गिलास लेकर अपने कमरे में चली गई। रात में जब मालकिन सो गई तो मैं अपने कमरे से बाहर निकला। बाहर मीनू का नौकर मेरा इंतजार कर रहा था। घर का दरवाजा खोलने ही वाला ही था कि पीछे से आवाज आई। मनोज आवाज देने वाली मालकिन थी। उन्होंने कहा, यशवंत तुम मुझे मनोज छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मेरा ध्यान तुम पर है। तुमने मीनू और मेरे बादाम शेक में क्या मिलाया था? मैंने कहा, मालकिन मुझे माफ कर दो, मैंने आपके
बादाम शेक में नींद की दवा मिलाई थी ताकि आप सुबह तक सोती रहे, पर आपने वह बादाम शेक नहीं पिया, यह मुझे पता था। मालकिन ने पूछा, मनोज यह सब क्या हो रहा है? तुम्हें भी तो मुझसे प्यार है और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। फिर तुम इस नौकर के साथ आधी रात को कहाँ जा रहे हो? क्या तुमने समझा कि मैं मीनू की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगी? मालकिन की बात सुनकर मैंने कहा, मालकिन मुझे माफ कर दो, ना मैं आपसे प्यार करता हूं और ना ही मैं आपसे शादी करने वाला हूं। मैं तो अपने भाई को ढूंढने के लिए यहां आया था। आपकी सहेली का यह नौकर मेरा बड़ा भाई है। कुछ साल पहले नौकरी की तलाश में मेरा भाई शहर आया था। वह एक होटल में काम करता था, यह मुझे पता था। वह अपनी कमाई का थोड़ा बहुत पैसा घर भेजता था। अचानक उसकी फोन कॉल और संदेश आने बंद हो गए। मैंने उसकी बहुत तलाश की लेकिन वह हमें नहीं मिला। जिस होटल में वह काम करता था वहां के कुछ कर्मचारियों ने मुझे उसकी जानकारी दी। मेरा भाई आपकी सहेली द्वारा दिखाए गए पैसे के लालच में फंस गया था। उसकी धमकियों के कारण वह यहां से नहीं निकल सका। जिस होटल में हम मिले थे वहां के कुछ कर्मचारियों ने आपके ग्रुप को देखकर मुझे बताया था कि जिस महिला के जाल में मेरा भाई फंसा है वह महिला आपके ग्रुप में है। कुछ दिन पहले एक पार्टी में आप मुझे अपने साथ ले गई थी। वहां मैंने आपकी कुछ सहेलियों से मुलाकात किया लेकिन उनमें मेरा भाई नहीं दिखा। आज मेरी तलाश यहां आकर खत्म हुई। सच्चाई सुनने के बाद मालकिन ने कहा, मनोज अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो हमारे बीच जो हुआ वह क्या था? तब मैंने मुस्कान के साथ कहा, मालकिन हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। मैं हर रात आपके मीठे पदार्थ में नींद की दवा मिला देता था जिससे आप थोड़ी देर बाद ही सो जाती थी। मुझे ऐसा रिश्ता कभी मंजूर ही नहीं था। मालकिन आपका अपना परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं। आज आप मेरे लिए अपने परिवार को छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन मालकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। आज जो आप करने जा रही थी उससे आपको कुछ दिन का सुख मिल जाता लेकिन एक बार आपके पास से पैसे खत्म हो जाते तो मैं हूं या कोई और लड़का वह आपको अगले ही पल छोड़ देता। एक पल भर के सुख के लिए आप अपने जीवन का पूरा सुख खो बैठती। इस उम्र में आप अकेली क्यों महसूस करती हैं? आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। आपके पति काम में बिजी रहते हैं ताकि आपको और आपके बच्चों को अच्छी जिंदगी मिल सके। कभी कभी आप खुद ही अपने पति से कहे कि वह आपको समय दें। इतनी सालों से आप उनके साथ घर बसा रही थी। आज पल भर के सुख, पल भर के खुशी के लिए कि आप उन्हें छोड़ने को तैयार थी। 40 के बाद एक सच्चा सुख उसके बच्चे, उसका पति और उसका परिवार होता है। यही आजकल की महिलाएं भूल गई हैं। जो आप मुझ में देख रही थी वही आपको अपने पति में खोजना चाहिए था। आजकल लोग पल भर के सुख किसी गैर लोगों में ढूंढने लगते हैं लेकिन सच्चा सुख अपने परिवार और अपने लोगों के साथ ही होता है। अब मालकिन को समझ में आ गया था कि वह क्या गलती कर रही थी। उन्होंने कहा, मनोज मैं अपना प्यारा सा परिवार खोने जा रही थी लेकिन तुमने मुझे समय संभाल लिया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, शादीशुदा होते हुए भी बाहर पल भर के सुख खोजने वाले लोग वास्तव में अपनी जरूरतें पूरी कर रहे होते हैं और एक बार जब उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो अंत किसी की बर्बादी के साथ ही होता है। किसी भी विवाहित महिला का सच्चा सुख उसका पति होता है और पुरुष को सुख देने वाली उसकी पत्नी होती है। यह कभी नहीं भूलना चाहिए। बाहर के लोग आपको अपने लोगों की तरह प्यार नहीं कर सकते, यह ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मामा जी रात की ड्यूटी करते थे। मैं अपने मामा जी के घर रहता था। एक रात में सोया हुआ था। मेरी मामी ने सुर्ख नाइटी पहन रखी थी और इसकी नाइटी इस कदर थी, जैसे ही मैंने मामी को देखा तो मैं अपने जज्बात पर काबू न रख सका। मामी ने कहा, अमित तुम मेरे पास आओ, तुम्हारे मामा जी तो कभी कभी घर आते हैं, अब तुम ही मेरा साथ दो और तुम ही मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करो। मेरे मामा जी की 2 जवान बेटियां थीं। वह भी मुझसे प्यार करती थी और वह भी मुझसे वह सब करना चाहती थी जो उनकी माँ मेरे साथ करना चाहती थी। मैं इकलौता ही मर्द था और इन 3 जवान लड़कियों के साथ रात को एक ही छत में वक्त गुजारना कितना मुश्किल था। एक रात मामी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं मामी के कमरे में चला गया। मामी ने मुझे बेड पर धक्का दिया और अपनी नाइटी को साइड पर किया और अपने दोनों। जब मेरे मामा जी ने अपनी नौकरी बदल ली और उनकी नई नौकरी में नाइट शिफ्ट शुरू हो गई। इस बदलाव के साथ ही मेरी भी एक नई नाइट शिफ्ट शुरू हो गई थी। लेकिन मेरी ड्यूटी मामा जी की तरह किसी कंपनी में नहीं, बल्कि उनकी गैर मौजूदगी में मामी के घर पर थी।
इससे पहले मैं मामी के घर पर बहुत कम जाया करता था। मामी का घर मेरे लिए हमेशा से एक अजीब सी जगह रही थी, क्योंकि वहां पर कोई लड़का नहीं था और मेरी किसी के साथ खास दोस्ती नहीं थी। वैसे भी मैं लड़कियों के साथ घुलने मिलने में थोड़ा झिझकता था। मेरी दोनों कजिन बहनें सुमन और सीमा मामी के साथ उसी घर में रहती थीं। वे भी अजीब थीं, एकदम अपने में सिमटी हुई, हमेशा एक दूसरे के साथ। वे किसी और से बात करने में रुचि नहीं रखती थीं। मैंने कभी उन्हें बाहर जाते या किसी से मिलते जुलते नहीं देखा। चाहे कोई भी पारिवारिक फंक्शन हो, शादी ब्याह हो या कोई अन्य खुशी का मौका, वे दोनों बिल्कुल भी शामिल नहीं होती थीं। लोग हमेशा उनकी इस बात को लेकर बातें करते थे। अक्सर लोग मामी से पूछते, आपकी बेटियां बाहर क्यों नहीं आती? ये इतनी कम मिलती जुलती क्यों हैं? मामी हर बार मुस्कुराकर कहती, उन दोनों को कहीं आने जाने का शौक ही नहीं है। सारा वक्त वह अपने कमरे में ही गुजार देती है। मामी की यह बात सुनकर हमेशा मुझे कुछ संदेह होता था, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट में एक अजीब रहस्य छिपा रहता था। मामा जी की नाइट शिफ्ट शुरू होने के बाद मुझे उनके घर पर अधिक समय बिताने का मौका मिला। मामी ने कहा, तुम्हें यहाँ रहकर हमारी मदद करनी होगी। आखिर तुम्हारे मामा जी अब रात भर घर पर नहीं रहेंगे। मैंने सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं सोच रहा था कि आखिर मामी को मेरी मदद की क्या जरूरत है। पहले दिन जब मैं मामी के घर गया, मैंने देखा कि सुमन और सीमा अपने कमरे में बंद थीं, जैसे हमेशा रहती थीं। मामी ने मुझे उनका कमरा दिखाया, जो घर के पिछवाड़े में था, और कहा, ये दोनों यहीं रहती हैं। इन्हें बाहर के शोर शराबे से दूर रहना पसंद है। उनका कमरा देखने में काफी साधारण था, लेकिन एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा। कमरे की खिड़कियों पर मोटे मोटे पर्दे लगे हुए थे, जो न केवल सूरज की रोशनी को अंदर आने से रोकते थे, बल्कि बाहर की आवाजें भी अंदर नहीं आने देते थे। मैंने सोचा कि इतनी सुंदर दो लड़कियां इस तरह से अपने कमरे में बंद क्यों रहती हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने देखा कि सुमन और सीमा की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। वे हमेशा अपने कमरे में बंद रहती, और जब भी मैं उन्हें देखता, वे बहुत ही शांत और गहरी सोच में डूबी हुई लगती। वे कभी कभार ही कमरे से बाहर आती थीं, वह भी केवल खाना खाने के लिए या मामी की कोई मदद करने के लिए। एक दिन मैंने मामी से पूछ ही लिया, मामी, आखिर सुमन और सीमा इतना अलग थलग क्यों रहती हैं? वे बाहर क्यों नहीं आती? दूसरों से मिलती जुलती क्यों नहीं है? मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कजिन्स ऐसी ही हैं। उन्हें दुनिया के झमेलों से दूर रहना पसंद है। वे अपने आप में ही खुश रहती हैं। मामी की इस मुस्कुराहट में भी एक रहस्य था, जैसे वे कुछ छुपा रही थीं। लेकिन मामी की बातें सुनकर भी मेरे मन में उठ रहे सवाल शांत नहीं हुए। मैंने सोचा कि जब तक मैं खुद इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। अब मेरे मन में सुमन और सीमा के रहस्यमयी व्यवहार को लेकर और भी ज्यादा उत्सुकता बढ़ गई थी। एक रात मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनकी हरकतों पर नजर रखूं। मैंने फैसला किया कि मैं उनके कमरे के बाहर खड़ा होकर देखूंगा कि वे रात में क्या करती हैं। जब रात गहरी हो गई और मामी अपने कमरे में सोने चली गईं, मैंने धीरे से सुमन और सीमा के कमरे के पास जाकर खड़े होने की कोशिश की। मैंने देखा कि कमरे की दरार से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। मुझे लगा कि वे जाग रही हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैं थोड़ा और करीब गया और दरवाजे के पास कान लगाकर सुनने की कोशिश की। मैंने ध्यान दिया कि अंदर से हल्की हल्की फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। वे दोनों आपस में कुछ बातें कर रही थीं, लेकिन इतनी धीमी आवाज में कि मैं कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। मैंने अपने कान दरवाजे से और भी सटा ली, लेकिन तभी अचानक दरवाजा खुल गया और सीमा ने मुझे बाहर खड़ा देख लिया। 18 साल की उम्र में मुझे एक ऐसा राज मालूम हुआ था, जिसे जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और फिर मैंने भी दूसरों की तरह बहती गंगा में हाथ धो लिए और मामा जी की दोनों बेटियों को एक साथ ही वह सब किया। एक दिन मामा जी कहने लगे, देख बेटा, रात को तेरी मामी और मेरी दोनों बेटियां घर में अकेली होंगी। तेरी बहनें अब जवान हो रही हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब मैं रात की शिफ्ट करूँ तो मेरे घर आकर रह जाया करो। तेरे सिवा मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि मामा जी ने जवान मर्दों जैसा काम मुझ पर सौंप दिया था। यह कोई ऐसा मुश्किल काम भी नहीं था, बस मामा जी के घर में रात ही तो गुजारनी थी, इसलिए मैं खुश हो गया था। इस तरह तो खानदान में मेरी बहुत वाह वाह होती। हर कोई पहले ही मेरे गुण गाता था। अगर किसी को पता चला कि मैं मामा जी की गैर मौजूदगी में उनके घर का गार्ड बना हूं, तो यकीनन मेरा नाम रोशन हो जाता। लेकिन यह काम मेरे लिए किस कदर मुश्किल साबित होगा, यह मैं नहीं जानता था।
3 जवान औरतों के साथ एक छत के नीचे रात गुजारना हरगिज भी आसान नहीं था। मैंने खुशी-खुशी मामा जी से हामी भर ली और कहा, आप बेफिक्र रहे, मैं मामी और घर का ख्याल रखूंगा। माँ ने भी मामा जी को यकीन दिलाया कि इन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अपना अमीद अब जवान हो गया है, लेकिन यही जवानी मेरे लिए मुसीबत बनने वाली थी। 16 साल की उम्र में ही मामा जी के घर की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर आ गई थी। शुरू में तो मुझे यह काम बहुत ही अच्छा लगा कि हर हफ्ते बाद 1 हफ्ते के लिए मैं रात को मामा जी के घर जाता। मामी खुद मुझे लेने आई और मेरा आगे आगे करती। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसे होने लगा कि मैं मामी के घर जाने के नाम से ही घबराने लगा। अभी रात के 11 बजे थे कि मामी मुझे बुलवाने के लिए दरवाजे पर आ गई। माँ ने दरवाजा खोला तो मामी को देखकर पूछने लगी कि आज फिर से अनवर की रात की शिफ्ट है। क्या मामी ने बताया कि अब पूरे हफ्ते रात की शिफ्ट रहेंगी? मैं जो पीछे ही चारपाई पर सोने की तैयारी कर रहा था, दिल मारकर उठ बैठा। मेरा मामी के घर जाने को दिल ही नहीं चाहता था, क्योंकि जगह बदलने से मेरी नींद खराब होती थी। मुझे रात उनके घर गुजरने से बड़ी ही शर्म आती थी। लेकिन माँ ने कहा कि तू ही घर का मर्द है, अगर तू ही अपनों का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। फिर खुद मैंने अपनी खुशी से यह जिम्मेदारी कबूल की थी, इसलिए अब इनकार करना मुमकिन नहीं था। अब मैं माँ को क्या बताता कि मामी रात भर के सूले में रहती थी और मुझे भी पर्दा नहीं करती थी। अजीब बात यह थी कि मामी बहुत ही जवान नजर आती थी। लगता ही नहीं था कि वह 2 बेटियों की माँ है। मामा जी मामी से उम्र में बहुत ज्यादा नजर आते थे। मामी की नजर में मैं उनके बेटा जैसा था, वह मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन सच तो यह था कि मैं उनका बेटा नहीं था, बल्कि उनके लिए इतना महरम था। और फिर भी मामी बगैर दुपट्टे के बड़े अजीबोगरीब कपड़ों में मेरे सामने बैठ जाती और मुझसे बातें करने लगती, और मैं शर्म से डूब मरता, उनकी बातें सुनता रहता। मामी मुझे मामा जी की ही शिकायत करती रहती थी। मामा जी उन्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं देते। यह उनके जाति मामला था, जिनमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता था, और ना ही मेरी उम्र ऐसी थी। मामी मुझे बुलवाने आई तो मुझे घबराहट का एहसास होने लगा, मगर माँ की मामी से बड़ी बनती थी। माँ ने मुझे इशारा किया कि जाकर मामी के घर सो जाओ। मैंने कंधे पर तकिया डाला और मामी के साथ निकल पड़ा। मामी हमेशा की तरह हंसकर कहने लगी, हमारे घर में तकियों की कमी नहीं है, जो तू अपना तकिया साथ लेकर आता है। तेरे मामा जी तो चले जाते हैं, उनकी जगह और तकिया भी खाली रहता है। मुझे दूसरे तकिए पर नींद नहीं आती। मैंने बड़े ही रूखे अंदाज में मामी को जवाब दिया था। मामी का घर पिछली गली में था, इसलिए मैं अपना तकिया लेकर जाता था ताकि सुकून से नींद आ सके। लेकिन मामी के घर में तो फिर भी मुझे नींद नहीं आती थी, क्योंकि वहां पर जो कुछ होता था वह बहुत ही अजीबोगरीब था। मामी की 2 जवान बेटियां जो मेरी ही हमउम्र की थीं और जवान हो रही थीं, वह दोनों एक ही कमरे में सोई थीं और उनके कमरे से आने वाली आवाज मुझे सोने नहीं देती थी। उन आवाजों के पीछे क्या राज था, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन जिस किस्म की वह आवाज थी, मैं इन्हें सुनकर हैरान रह जाता। मामी हमेशा कुछ देर मुझसे बात करने के बाद कमरे में सो जाती और उनकी बेटियां अपने कमरे में बंद हो जाती, जबकि मैं हॉल में सारा वक्त बेचैनी से यहाँ वहाँ टहल और उनकी बेटियों के कमरे से आने वाली आवाजें सुनता। वह आवाज कुछ इस तरह की होती कि मेरे अंदर करंट सा दौड़ जाता। मैं सोच में पड़ जाता कि मामी की दोनों जवान बेटियां कमरे में बंद होकर रात भर क्या करती हैं। सच कहूं तो मामी के घर का माहौल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे घर में माँ और छोटी बहन थी, लेकिन माँ ने कम उम्र से ही बहन को चाल चलन का सबक सिखाया था। मेरी छोटी बहन मेरे सामने भी बिना दुपट्टे के नहीं आती थी, जबकि मामी की बेटियों को दुपट्टे का होश ना होता। अगर आधी रात को वह पानी पीने बाहर आती तो बिना दुपट्टे के अजीबोगरीब कपड़े में चली जाती। उनके कपड़े देखकर मुझे उलझन सी होती, और इस पर भी वह झिझक नहीं कि बजाय मुझे हालचाल पूछने बैठ जाती। मैं खुद ही कतराकर आंखें बंद कर लेता, जैसे सो रहा हूं, ताकि वह मेरे पास ना रुके। मैं जवान हो रहा था, मेरे दिल में भी बहुत सारे जज्बात थे, और मामी की बेटियों को देखकर मेरा दिल डोलने लगता था। अंधेरे में अपने आप पर काबू रखना और भी मुश्किल लगता। अभी मैं मामी के घर पहुंचा तो मामी ने चादर उतारकर एक तरफ डाली और मैंने शर्म से सर झुका लिया। वह खुद ही जाकर मेरे लिए गर्म गर्म दूध का गिलास ले आई। कहने लगी, चल ये पी ले, सर्दी बहुत है, इसके बाद सुकून से सो जाना। वैसे तो मुझे चोरी चाकरी का डर नहीं है, लेकिन तुम्हारे मामा जी हमें अकेला रहने को मना करते हैं, और फिर तेरे आने से मेरा भी तो डर खत्म हो जाता है। मैंने मामी के हाथ से गिलास लिया और जल्दी से दूध खत्म करके मामी को गिलास पकड़ा दिया।
मामी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई और मैंने सुकून का सांस लिया था। मैं सोफे पर तकिया डालकर सोता था। मामी ने मुझे कंबल भी दे दिया था, लेकिन मुझे लेटे कुछ देरी हुई थी। मामी की बेटियों के कमरे में से आव भरी आवाजें आना शुरू हुई थीं। सर्दी की वजह से मैंने पंखा बंद कर रखा था, इसलिए यह आवाजें मुझे साफ सुनाई दे रही थीं। मैं घबराकर उठकर बैठा था। पिछले हफ्ते जब मैं यहाँ आया था तब भी यही सिलसिला था और अब भी यही मामला शुरू हो गया था। मैंने सर पकड़ लिया और सोचने लगा कि शायद आज की रात भी मेरी जागते हुए गुजरेगी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। 2 जवान लड़कियां कमरे में ऐसा क्या कर रही हैं? मैं दरवाजे के पास खड़ा था। दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं और कान दरवाजे से लगाए सुनने की कोशिश कर रहा था। आवाजें अभी अस्पष्ट थीं, जैसे कोई कुछ धीरे धीरे बुदबुदा रहा हो। मेरे दिल में अजीब सा डर और उत्सुकता थी, जैसे किसी रहस्य का पर्दा उठने वाला हो। लेकिन इस स्थिति में रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। कुछ देर तक वहां खड़े रहने के बाद मैंने एक गहरी सांस ली और हिम्मत करके दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। मेरी दस्तक से अंदर एकदम सन्नाटा छा गया। आवाजें अचानक बंद हो गईं। ये और भी अजीब था। मैंने फिर से दरवाजे पर दस्तक दी, इस बार थोड़ा जोर से, और कहा, सुमन, सीमा, क्या तुम लोग ठीक हो? कुछ पलों के बाद अंदर से सुमन की आवाज आई, हाँ भाई, हम ठीक हैं, आप क्यों नहीं सो रहे? उसकी आवाज में हल्का सा घबराहट का एहसास था। मैंने महसूस किया कि वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे कमरे से अजीब आवाजें आ रही थीं, मैंने कहा। क्या सब ठीक है? सुमन हंसने की कोशिश करते हुए बोली, ओह, कुछ नहीं, हम बस आपस में बातें कर रहे थे। रात में नींद नहीं आ रही थी तो थोड़ा हंस मजाक कर रहे थे। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी हंसी में कुछ अजीब सा था, जैसे वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। मैंने कहा, ठीक है, अगर कोई बात हो तो मुझे बता देना। मैं वापस मुड़ा और अपने सोने की जगह पर लौट आया, लेकिन दिमाग में कई सवाल उमड़ने लगे। मैंने कोशिश की कि मैं उन आवाजों के बारे में ना सोचूं और सोने की कोशिश करूं, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। कुछ देर बाद कमरे से फिर से हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। इस बार मुझे और भी ज्यादा उत्सुकता होने लगी कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर मैंने तंग आकर टहलना शुरू कर दिया। टहलते टहलते मैं उन लड़कियों के दरवाजे के करीब पहुंचा तो मेरे कदम खुद ब खुदा ही ऐसी आवाज आना शुरू हो गई थी। मैं घबराकर पीछे हट गया। मैं सोचने लगा कि मैं माँ को साफ मना कर दूंगा कि मैं इन लोगों के घर नहीं आऊंगा। ना जाने यहाँ क्या चल रहा था। शायद मामी ने अपनी बेटियों की परवरिश ही ठीक नहीं की थी। मैं जाकर सोफे पर बैठा था कि थोड़ी देर बाद मामी की बेटियों के कमरे का दरवाजा खुला और उनकी बड़ी बेटी रेशमा कमरे से बाहर आई। मुझे जागता देखकर पहले तो उसके चेहरे का रंग बदला और फिर वह पूछने लगी कि तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो? मैंने उसे कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम क्यों जाग रही हो? वह गड़बड़ा गई और फिर कहने लगी, मैं तो पानी पीने के लिए आई थी। हम तो रात को जल्दी सो जाते हैं। इसके चेहरे पर साफ झूठ लिखा हुआ था। मामी ने जब मुझे दूध का गिलास दिया तो वह दोनों अपने कमरे में पानी का जग और गिलास लेकर गई थी। फिर वह किचन में क्यों आई थी? और हैरत की बात यह थी कि उसने पानी पिया भी नहीं था, बल्कि वह किचन के अंदर चली गई थी और फिर कुछ देर बाद अपने हाथ में कोई चीज दबाकर बाहर निकाली थी। जब उसने अपने वजूद पर मेरी नजरों को महसूस किया तो जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया। मैंने माँ को कितनी बार मना किया है कि तुम्हें ना बुलाया करें, तुम्हारी नींद भी खराब होती है, लेकिन माँ पापा की वजह से मजबूर है। यह कहकर वह वापस जाने लगी। मेरी नजरें अभी उसके वजूद पर जमी थीं। वह पूरी तरह जवान हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज्यादा थकी हुई है, जैसे उसकी कमर में दर्द हो रहा हो और दूसरे हाथ में उसने न जाने क्या छुपा रखा था। मैं हैरान था कि वह किचन में से ऐसी क्या चीज लेकर गई थी जिसे मुझसे छुपाने की जरूरत पड़ गई थी। वह अच्छी खासी हट्टी कट्टी जवान लड़की थी। इसकी कमर को क्या हुआ है? इसकी तो चाल भी लंगड़ाती महसूस हो रही थी। पता नहीं इतनी देर बंद कमरे में दोनों बहनों ने क्या किया था। कुछ मिनट बाद मैंने देखा कि मामी का दरवाजा धीरे धीरे खुला और वह बाहर निकली। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो हमेशा की तरह रहस्यमयी थी। अमित, तुम्हें नींद नहीं आ रही? उन्होंने बड़ी मासूमियत से पूछा। जी मामी, मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया। बस कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही है। मामी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, नई जगह है इसलिए नींद नहीं आ रही होगी, तुम सोने की कोशिश करो। मैंने सिर हिला दिया और मामी को जाते हुए देखा। उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ था जो मुझे परेशान कर रहा था, जैसे वह भी कुछ छुपा रही हो, जैसे कि इस पूरे घर में कोई बड़ा रहस्य था
जिसे मुझसे छुपाया जा रहा था। रात बढ़ती जा रही थी और मेरी बेचैनी भी। मैंने खुद को थोड़ी देर शांत करने की कोशिश की और सोफे पर बैठकर गहरी सांसें लेने लगा, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। मामी को अपने बेटियों पर नजर रखने की जरूरत थी। मैंने यही सोचते हुए रात गुजारी। सुबह के वक्त जैसे ही मामा जी लौटे, मैं भी अपना तकिया उठाकर वापस अपने घर चला आया और नींद से बेहाल होने की वजह से लेटते ही सो गया। सुबह के वक्त माँ ने मुझे उठाया और गुस्सा करने लगी। ये सोने का कौन सा वक्त है? मैंने गुस्से से माँ को कहा कि सारी रात मुझे मामा जी के घर नींद नहीं आती। मैं खुद परेशान हो गया हूँ। मेरी बात सुनकर माँ कहने लगी कि मामी का घर कौन सा, गैरों का घर है, तेरा अपना ही घर है, सुकून से सो जाया करो। तेरी मामी तो वैसे ही तेरा इतना ख्याल रखती है। मैंने माँ से कहा, वह तो ठीक है, लेकिन मेरा अब वहां जाने को दिल नहीं करता, तू ही चली जाया करो। मेरी बात सुनकर माँ ने मुझे गुस्से से देखा और कहने लगी, मैं खुद औरत, वहां जाकर कौन सी उनकी हिफाजत कर लूंगी। मुझे मालूम था कि माँ से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए खामोश हो गया। 6 दिन और बाकी थे और मुझे किसी तरह वहां जाकर रातें गुजारने थे। पहले मैं पंखा चलाकर मामी के घर सोता था, इसीलिए मुझे उनके बेटियों की आने की आवाज सुनाई नहीं देती थी। लेकिन मौसम ठंडा होने की वजह से जब से मैंने पंखा बंद किया था, तब से मैं ये अजीबोगरीब आवाज सुन रहा था। और अब तो मैं जानबूझकर दरवाजे के करीब जाकर सुनने की कोशिश करता था कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन हैरत की बात थी कि मैं अब तक नहीं जान सका था कि यह आवाज कैसी है और किचन से क्या छुपा कर ले गई थी। मैं मामी के घर पहुंचा तो मैंने अजीब सा मंजर देखा। रात के कोई 2 बज रहे थे। मैं खामोशी से सोफे पर लेटा था। मैंने मुंह तक कंबल ओढ़ रखा था। मामी की बड़ी बेटी खामोशी से कमरे से निकली और उसने झांक कर मुझे देखने की कोशिश की कि मैं सो रहा हूं या नहीं। मैंने जानबूझकर सोने का नाटक किया। वह तेजी से सीढ़ियां चढ़ गई। रात के अंधेरे में उसका छत पर क्या काम था? ये दोनों बहनें मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर रही हैं जो गलत है। लेकिन मैं सांस रोक कर लेटा रहा था ताकि सारा मंजर देख सकूं। और फिर काफी देर बाद सीमा वापस नीचे आई तो अपने कमरे में चली गई थी। वह छत पर क्यों गई थी? किसी से मिलने गई थी। यह सवाल थे जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे। मैं सोच रहा था कि मामा जी ने अपने घर की जिम्मेदारी मुझे दी है। अगर उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बेटियों ने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो इल्जाम मेरे सर ही आएगा। इसलिए मुझे बहुत ही कड़ी नजर रखनी होगी। मेरे अंदर का मर्द जाग उठा था और मैं जानना चाहता था कि मेरे खानदान की लड़कियां क्या गुल खिला रही हैं। मैं सोचने लगा, क्या मामी को इस बात की भनक भी है? क्या वह कोई खतरे में है या फिर खुद कोई खेल खेल रही है? मैंने सोचा कि मामी को इस बारे में बताना चाहिए, लेकिन फिर यह सोचकर रुक गया कि अगर मैं उन्हें सब कुछ बता दूं तो क्या वे मेरी बातों पर यकीन करेंगी या फिर वे सोचेंगी कि मैं उनके परिवार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा हूं। सुबह होते ही मैंने खुद को थका हुआ महसूस किया, लेकिन मन में ठान लिया कि जब तक मैं सच्चाई नहीं जान लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मैंने निश्चय किया कि अगले दिन मैं और भी सतर्क रहूंगा और यह पता लगाऊंगा कि सीमा और सुमन आखिर क्या कर रही हैं और क्यों। और फिर जब अगली रात में मामा जी के घर गया और सीमा दोबारा से सीढ़ियां चढ़कर चुपके से छत पर गई तो मैं भी दबे पांव उसके पीछे चल पड़ा। और जो मंजर मैंने वहां देखा वह देखकर मैं कांप उठा। मैं काफी देर तक कमरे के पीछे छुपे खामोशी से उसे देख रहा था। अपने आप पर मैंने काबू किया और फिर जब मेरे सब्र की हद पार हो गई तो मैं इसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मुझे देखते ही वह घबरा गई और डर के मारे इसका चेहरा फीका पड़ गया। उसने जल्दी से ही वह सामान समेटा और छत से नीचे आ गई और गुस्से से कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसे बालों से पकड़ा और पूछा, ये सब क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आती? सच तो यह था कि मेरा दिल बेईमान होने लगा था। एक जवान लड़की को ऐसे देखकर मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे थे। इसीलिए मैंने जानबूझकर अपने गुस्से को खुद पर हावी किया और गुस्से में उससे पूछा कि तुम आंधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वह कहने लगी, मैं जो भी कर रही हूँ। तुम पूछने वाले कौन हो? जाओ और जाकर अपना काम करो। मैंने कहा, ठीक है, मैं मामा जी को बता दूंगा। तुम छत पर क्या हरकतें करती हो? किस लिए कर रही हो? ये सब तुम्हारे कमरे से आने वाली आवाजों का मतलब भी मैं समझने लगा हूँ। मेरी बात सुनकर वह मेरे कदमों में गिर गई और कहने लगी, तुम कुछ नहीं जानते, इसीलिए खुदा के वास्ते पापा से कुछ न कहना। और इसके बाद उसने जो कुछ मामी के बारे में बताया वह सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मैं सोच भी नहीं सकता कि बाहर से अच्छी नजर आने वाली मामी अपने बेटियों के साथ ऐसा भी कर सकती है। जो कुछ हमने किया था वह माँ की वजह से किया था और यह सुनकर वाकई मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी।
उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिया और कहने लगी, तुम ये बात पापा को मत बताना, हमारे साथ बहुत बुरा होगा। मैं इसकी बात मान गया, लेकिन उसे कहा कि तुम आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी, अपने कमरे में जाओ और दोबारा रात के बाद कभी छत पर ना आना। वह फौरन ही अपने कमरे की तरफ दौड़ पड़ी और मैं सोचने लगा कि इस मसले का क्या हल निकाला जाए, लेकिन आंखें बंद करके सीमा की बात पर यकीन करना भी मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने कभी मामी को इतना बुरा नहीं देखा था। वह बेबाक जरूर थी, लेकिन कभी मैंने इन्हें ऐसी कोई हरकत करते नहीं देखा था कि मैं फौरन ही सीमा की बातों पर भरोसा कर लेता। इसलिए मेरे लिए सच्चाई जानना जरूरी था। जो कुछ सीमा ने कहा वह ठीक भी है या नहीं। क्या वाकई वह आंधी रात को यह सब हरकतें मामी की वजह से कर रही थी? ऐसी ही सुबह हो गई और मैं अपने घर पर चला गया। रात की उस घटना ने मेरे मन में एक तूफान खड़ा कर दिया था। सीमा की बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मन में सवालों का अंबार था। क्या मामी सच में ऐसी हैं? क्या सच में वो अपनी बेटियों से ऐसा कुछ करवा रही हैं जैसा सीमा ने बताया? सुबह का वक्त हो गया था, लेकिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। मैं अपने घर लौट आया और सोच में डूबा रहा। मेरी आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था और मेरा मन बेचैन था। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं सीमा की बातों पर यकीन करूं? अगर वह सच बोल रही थी तो इसका मतलब बहुत ही गंभीर था। अगर नहीं तो वह मुझसे कुछ छुपा रही थी और इस मामले की गहराई में जाना जरूरी था। कुछ समय बाद मैंने तय किया कि मुझे मामी के बारे में खुद से सच का पता लगाना होगा। यह संभव है कि सीमा डर की वजह से झूठ बोल रही हो, या फिर मामी वाकई ऐसी हो जैसी सीमा ने बताया। जब दोपहर के वक्त सोकर उठा तो मेरे दिमाग में सीमा के ही ख्याल आ रहे थे और मैं सच जानने के लिए मामा जी के घर पहुंच गया। लेकिन मैंने घर का दरवाजा ना बजाया, बल्कि उस चाबी का इस्तेमाल किया जो मामा जी ने मुझे दी थी, और खामोशी से दरवाजा खोलकर मैं सीधा अंदर दाखिल हो गया। और जो मंजर मैंने देखा, उसे देखने के बाद न सिर्फ मेरे होश उड़ गए, बल्कि मुझे सीमा की हर बात पर यकीन आ गया। उसकी छोटी बहन सुमन की दबी दबी सिसकियां सुनाई दे रही थी। वह दोनों अपनी आवाज दबाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। मेरी मामी उनके सर पर खड़ी उन्हें अपने जुल्म का निशाना बना रही थी। मामी के हाथ में लाइटर था। उनका जी चाहता वह दोनों बहनों को वहीं जलाती। मैं हक्का बक्का सा यह मंजर देख रहा था। मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा था कि मामी दोनों बेटियों पर इस कदर जुल्म करती हैं। सीमा ने रात मुझे छत पर बताया था कि मामी उनकी सगी माँ नहीं है। मामा जी की गैर मौजूदगी में उनकी नजर से छुपकर मामी उन दोनों को बहुत मारती पिटती है, इन्हें जलाती है, इन पर जुल्म करती है। तब भी मामी को सुकून नहीं आता। दरअसल मामी के घर वालों ने उनकी मर्जी के बगैर इन्हें मामा जी के साथ विदा कर दिया था, और जब शादी के बाद पति के साथ जब इन्हें 2 बेटियां भी तोहफे में मिली तो वह दोनों की दुश्मन बन गई। फिर खुदा ने उनकी झोली में औलाद भी नहीं डाली। खूबसूरत नजर आने के लिए वह तंग कपड़े पहनती, खूब तैयार होती और बेबाकी से हर किसी के साथ पेश आती, लेकिन दोनों बेटियों को कमरे में रहने पर मजबूर कर देती। जो सिसकियों की आवाजें मैं सुनता था वह जख्मों की तकलीफ की वजह से थी। दोनों बहनें रात को बैठकर अपनी जख्मों पर मरहम लगाया करती थीं। उस रात भी सीमा किचन से हल्दी लेकर गई थी ताकि अपने जख्म पर लगा सके, और मैं ना जाने क्या समझ बैठा था। मैं तो यह जानता भी नहीं था कि मेरी मामी दोनों बेटियों की सौतेली माँ है, इसलिए मैं समझ ही नहीं सका था कि वह दोनों के जुल्म का शिकार हो रही है। वह तो मैं जब सीमा के पीछे छत पर गया तो मैंने देखा उसने कुछ काले जादू का सामान छत पर फैलाया हुआ था और खुद उसके दरमियान बैठी कुछ पढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगा कि शायद वह कोई लड़के के लिए यह अमल कर रही होगी, लेकिन मेरे पूछने पर उसने बताया कि वह मामी से जान छुड़वाने के लिए यह सब कुछ कर रही है। इसके किसी दोस्त ने इसे यह सामान लाकर दिया है और एक अमल बताया है जिसके जरिए वह मामी के जुल्म से जान छुड़ा सकती है। मामा जी तो दोनों बेटियों की कोई बात नहीं सुनते थे और पूरी तरह मामी के काबू में थे। इसलिए खुद इस जुल्म से बचने के लिए सीमा ने यह रास्ता अपना लिया था। अपने जिस्म पर मौजूद जख्मों के निशान भी मुझे दिखाए थे, इसलिए मैंने उसे कमरे में जाने दिया था। और बाकी आज जब मैं दोपहर के वक्त मामी के घर में दाखिल हुआ तो मुझे वही सब कुछ देखने को मिला जो सीमा ने मुझे बताया था। मामा जी तो अपने घर में गहरी नींद सो रहे थे, लेकिन मैं इस वक्त मामी के सामने आ गया और उनसे कहा कि मैं आपकी सच्चाई मामा जी को बता दूंगा और फिर उस घर में आपकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। आपने कैसे 2 मासूम लड़कियों के साथ इतना जुल्म किया? मुझे देखकर मामी के होश उड़ गए। फिर वह अपना आपा खो बैठी।
चीख कर कहने लगी कि कब तक मैं इन दोनों लड़कियों का बोझ उठाऊंगी। इन दोनों की वजह से मेरी औलाद नहीं हुई। मैंने अपनी दोनों बहनों का हाथ पकड़ा और उनको अपने घर ले गया। शाम के वक्त जब मामा जी घर आए तो वह दोनों अपनी बेटियों को ले गए। मैंने एक एक बात मामा जी को बताई तो मामा जी ने मामी से कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मामी की आंखों में अचानक से आंसू भर आए और वह बुरी तरह चीखने लगी। मैं क्या करती? मेरी अपनी कोई औलाद नहीं हुई और इन दोनों लड़कियों ने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया। मामा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी कोई औलाद नहीं हुई, यह तुम्हारी किस्मत थी, लेकिन तुमने मेरी बेटियों के साथ ऐसा बर्ताव किया जो किसी इंसान को करने का हक नहीं है। मामी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी जिंदगी में यह सब हो। मेरी इच्छा के खिलाफ मेरी शादी करवाई गई थी और अब मैं इस सबसे तंग आ चुकी हूँ। मामा जी ने सख्त आवाज में कहा, तुम्हें कोई हक नहीं था कि तुम मेरी बेटियों के साथ ऐसा सुलूक करो। तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मामी ने मामा जी से माफी मांगी, लेकिन मामा जी का दिल टूट चुका था। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि अब इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। मामा जी ने मामी को छोड़ने का फैसला किया और सीमा और सुमन को अपनी बाहों में भर लिया। सीमा और सुमन के चेहरों पर राहत की एक झलक दिखी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी डर का साया था। मुझे यकीन हो गया कि वे दोनों अब एक नए जीवन की शुरुआत करेंगी, जहां उन्हें मामी के अत्याचारों से मुक्ति मिलेगी। मामा जी ने मामी से तलाक के कागजात तैयार करवाए और साफ साफ कह दिया कि अब वह उनके जीवन का हिस्सा नहीं रहेंगी। उन्होंने मुझसे वादा किया कि अब वे अपनी बेटियों का ख्याल खुद रखेंगे और उन्हें एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन देंगे। उस दिन के बाद से सीमा और सुमन ने एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत की। मामा जी ने उन्हें घर से बाहर जाने की आज़ादी दी और उन्हें अपनी मर्जी से जीवन जीने की अनुमति दी। मुझे लगा कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है और मुझे इस बात की खुशी थी कि मैंने इन दो मासूम बच्चियों के जीवन को बचाया। मामी की काली करतूतें अब बीते समय की बातें थीं और घर में अब एक नए सुकून भरे अध्याय की शुरुआत हो चुकी थी। यह हमारे समाज की बहुत ही कड़वी हकीकत है। सौतेली माँ को समझना चाहिए कि जिस तरह वह अपने बच्चों से प्यार करती है तो अपने पति के पहले औलाद को भी वह इसी तरह से करें, क्योंकि बच्चे सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।